हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर आपका स्वागत है। आज अपने टू द पॉइंट सेक्शन में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में जो हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं, तट रक्षक जो होते हैं, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसे ऑपरेशन ओलिविया कहा जाता है। ये जो ऑलिव रिडले जो टर्टल होते हैं, समुद्री कछुए जिनको कहा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। और 1980 से यह हर साल इसे चलाया जाता है ताकि नवंबर दिसंबर में जब सी टर्टल अपने अंडों को देने के लिए सतह पर आते हैं, समुद्र तट पर आते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो सके, इसलिए यह कार्य किया जाता है तटरक्षक के द्वारा। और जो उड़ीसा के तट पर यह कार्य किया जाता है, उड़ीसा के दो मेन तट जहाँ पर हैं उन पर यह कार्य किया जाता है। और इसकी जो अथॉरिटी है वो तटरक्षक को उड़ीसा सरकार के द्वारा एक अधिनियम में मिल रखी है। उसके तहत ये तटरक्षक यह कार्य करते हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसी से संबंधित कुछ जानकारी आज इस आर्टिकल में दी हुई है। आइए समझते हैं इस जानकारी के बारे में। दोस्तों, वर्ष 1980 से लेकर हर वर्ष भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया चलाता है। ऑपरेशन ओलिविया इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है जो ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है लेपिडोचेली ओलिविया, यह एक IUCN में रेड लिस्ट में लिस्टेड एक जानवर है जिसे वनरेबल स्टेटस दिया गया है, असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है IUCN की। भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियों को भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। जो 5 प्रजातियां हैं उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इनकी हंटिंग और इनका शिकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन में भी इसे फर्स्ट परिशिष्ट में रखा गया है। इसकी वजह से इसका जो व्यापार है वो देशों के मध्य, इसका और इसके उत्पादों का व्यापार देशों के मध्य बैन किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा उड़ीसा की समुद्री जो मत्स्यिकी अधिनियम है, उड़ीसा समुद्री मत्स्यिकी अधिनियम तटरक्षक बल को यह शक्ति देता है कि वो इस तट पर कार्य करें और जो ऑलिव रिडले हैं उनको संरक्षण प्रदान करें। और इनके द्वारा जानवरों और मछली पकड़ने वालों के द्वारा इनको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई जाती है, जिनसे इनकी रक्षा का कार्य इन तटरक्षकों का होता है। इसके अलावा ऑलिव रिडले जो हैं वो प्राकृतिक दुनिया में सबसे असाधारण घोंसले बनाने वाले जानवर हैं। दोस्तों, ऑलिव रिडले की जो फीमेल होती है वो क्रॉस तो समुद्र में ही करती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए तट पर आती हैं और बहुत ही खूबसूरती से खुद ही एक गड्ढा बनाती हैं अपने फिन से ज़मीन को खोद कर, जिसे अरिबदास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके घोंसले को अरिबदास कहा जाता है। 480 किलोमीटर लंबे ओडिशा के तट पर देवी नदी के मुहाने पर गहीरमाथा और ऋषिकुल्या में 3 अजीबाड़ा समुद्र तट हैं जहाँ पर यह अंडे देने आते हैं हर साल। और हर साल करीबन 1 लाख घोंसले वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर ऑलिव रिडले जन्म लेते होंगे। एक फीमेल जो ऑलिव रिडले होती है वो तकरीबन 100 अंडों को उस गड्ढे में छोड़कर उसे ऊपर से मिट्टी से दबाकर चली जाती है, और समय के साथ वो अंडों से जो ऑलिव रिडले निकलते हैं वो सतह पर आकर और समुद्र में चले जाते हैं। बेसिकली जो ऑलिव रिडले जिस तट पर जन्म लेते हैं उसी तट पर अंडे देने के लिए आते हैं, और ज़्यादातर जो तट पर इनका जन्म होता है उसी तट पर ये अंडे देने के लिए आते हैं और वापस से समुद्र में लौट जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है और ऑपरेशन ओलिविया के बारे में और ऑलिव रिडले के बारे में। इसे आप ध्यान रखिएगा। IUCN की वनरेबल स्टेटस इसे दिया गया है रेड लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उड़ीसा के जो तट हैं जहाँ पर यह
पाया जाता है वो लगभग ये तट है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये चिल्का लेक है और चिल्का लेक के इधर गहीर मत्था है और ऋषिकुल्या भी यहीं है। तो इस तट पर जो ये एरिया है उड़ीसा का कोस्टल तटीय एरिया जो है वो, इस एरिया पर ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं और अब अंडे देकर जाती है। तो इसकी पोजीशन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये समुद्र से ऑलिव रिडले जो है इस प्रकार सतह पर आई है। अब ये सतह पर थोड़ा आगे बढ़कर अपने जो ये इसके फिन्स हैं, पीछे वाले जो ये फिन्स हैं, इससे एक गड्ढा तैयार करेगी। खुद ही खोद कर एक गड्ढा, इस प्रकार की गोलाई में एक गड्ढा तैयार किया जाएगा और उसी गड्ढे में इसके द्वारा अंडों को छोड़ दिया जाएगा। लगभग 100 के तकरीबन अंडे इसके द्वारा उस गड्ढे में छोड़े जाते हैं और फिर यह उन गड्ढों को छोड़कर वहाँ से वापस से समुद्र में चली जाती है और समय के साथ वो उन अड्डों से जो बच्चे ऑलिव रिडले होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो भी एक एक करके समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार इनका जन्म होता है। बहुत ही खूबसूरती से ये ऑलिव रिडले ज़मीन पर आती है और बहुत मेहनत करके खुद के हाथ से ही घोंसला बनाती है, गड्ढा करती है, जिसे अरीबदास कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी सुरक्षा करने के लिए भारतीय जो तटरक्षक हैं उनका यह काम रहता है कि वो इनकी सुरक्षा करें और इन्हें शिकार से और अन्य जानवरों के शिकार से इन्हें बचाएं। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो हमारे देश में जो भी वन्य जीव और पौधे हैं, मुख्यतः जो जानवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से इसे जाना जाता है और इस नियम के तहत ही सभी जानवरों को जो अपनी स्थिति दी गई है उसी स्थिति के तहत उनका संरक्षण भी सरकार करती है। तो यह अधिनियम आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल इस एक्ट को लेकर और इस एक्ट में जो शेड्यूल हैं उनमें जो भी जानवर सम्मिलित हैं उनसे लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इस एक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दोस्तों, यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए है। ध्यान रखिएगा, पौधों और जानवरों दोनों की जातियों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर के अलावा सभी राज्यों पर इसका पावर लागू होता है और इस कानून को बनने से पहले जो भारत में केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे और वर्तमान में इन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 101 हो गई है। अब देखिए, 1972 में इसे बनाया गया था, उस समय केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे। इसके बाद में अब आप देखेंगे 101 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, तो काफ़ी नंबर बढ़ा है। संरक्षण भी जो है जानवरों को प्राप्त हुआ है। आइए समझते हैं इस कानून के तहत जो संविधान में संशोधन किए गए हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो संविधान में संशोधन किए वो देखिए कौन कौन से संशोधन हैं। सबसे पहले तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो वन्य और वन्य पशु हैं और पक्षी हैं उनसे संबंधित जो विषय थे वो राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रख दिए गए थे। पहले ये जो सब्जेक्ट थे वो स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, जिन्हें वहाँ से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया था, संवर्ती सूची में इन्हें शामिल किया गया था। इसके बाद संविधान के जो अनुच्छेद 51A(G) हैं उनके अनुसार वनों और वन्य जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की जो रक्षा है और उसके सुधार जो है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनके अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा और उसके लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। तो ये कुछ संविधान में जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जगह है वो आप ध्यान रखिएगा। 42वें संशोधन के तहत इसे कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था और संविधान के 51A(G) जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें इसे शामिल किया गया है और जो फंडामेंटल जो DSPs हैं और नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहा जाता है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। तो संविधान में इसे महत्वपूर्ण जगह दी गई है। आइए जानते हैं इस अधिनियम के तहत जो अधिकारी होते हैं वो किस स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा वन्य संरक्षण निदेशक और निदेशक के अधीनस्थ सहायक निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। केंद्र के द्वारा एक जो मुख्य संरक्षक निदेशक होता है, कंजर्वेटर ऑफिसर होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है और उसके अंडर में ही कई अन्य निदेशक और अन्य अधिकारियों को लगाया जाता है। राज्य के स्तर पर जो मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिसे कहा जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, जो विभाग के जो वन्यजीव विंग होती है उसका हेड होता है। और इसके भीतर जो अन्य संरक्षित क्षेत्र रहते हैं वो उसका एक प्रशासनिक नियंत्रण इसके पास में होता है। मुख्य वन्यजीव अधिकारी जो मुख्यतः एक IFS होता है, भारतीय वन सेवा का एक अधिकारी होता है, उसके द्वारा इसको प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है पूरे संरक्षित क्षेत्रों पर किसी राज्य के। और राज्य सरकार प्रत्येक जिले में वन्यजीव वार्डन भी नियुक्त कर सकती है। उसके द्वारा भी वन्यजीवों के संरक्षण और वनों के संरक्षण की देखभाल की जाती है प्रशासनिक स्तर पर। इसके अलावा अधिनियम की जो विशेषता है वो आप देखिए क्या है। यह अधिनियम की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्देश किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। इसका अर्थ यह है कि अधिनियम की जो 6 अनुसूची हैं, उस अनुसूची में जो 1, 2, 3 और 4 अनुसूची में जो निर्दिष्ट जानवर हैं उनका शिकार आप नहीं कर सकते हैं, उनकी शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दोनों में जो सज़ा का प्रावधान है वो अलग अलग है, लेकिन इन चारों में ही सज़ा का प्रावधान है, इनका शिकार आप नहीं कर सकते हैं। इस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किसी भी जानवर को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति मिलने के बाद मारा जा सकता है यदि वह मानव के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा हो या उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा हो, या वह जानवर विकलांग हो और उसे एक ऐसी बीमारी हो गई हो जो ठीक ना की जा सकती हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई जानवर है और वो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ऐसी स्थिति में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है राज्य का, उसकी अनुमति लेकर उस जानवर को मारा जा सकता है। यह किसी वन्य भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधे को उखाड़ने, क्षति, संग्रह और कब्जे या बिक्री पर रोक लगाता है। जो इसमें संरक्षित पौधे हैं उनकी बिक्री पर भी इस एक्ट के द्वारा रोक लगाई जाती है। और वन्यजीव वार्डन जो है, मुख्य वन्यजीव वार्डन है, उसकी अनुमति के आधार पर ही वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए इन पौधों को उखाड़ा जा सकता है, लेकिन अनुमति के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प और भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी शास्त्र को महत्व रखता हो। बेसिकली दोस्तों, जो भी अभ्यारण्य होते हैं नेशनल लेवल पे या कोई भी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए जो गठित अलग अलग संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके गठन के लिए कुछ सीमाएं बनाई गई हैं। उन सीमाओं का पूर्ण होने पर ही उस क्षेत्र को उसी हिसाब से जो संरक्षण है वो प्रदान किया जाता है, और वो संरक्षण की पूर्ति होने पर ही उसे पारिस्थितिकी और संरक्षण और जीव, पुष्प, जो भू आकृति विज्ञान है और प्राकृतिक और प्राणी शास्त्र का महत्व हो, उसी के आधार पर उस अभयारण्य को घोषित किया जाता है और संरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार एक क्षेत्र में एक अभयारण्य के भीतर या उसके आसपास के क्षेत्र को भी संरक्षित कर सकती है, ऐसा इस एक्ट में प्रावधान है। और अभयारण्य के रूप में घोषित क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कलेक्टर की नियुक्ति भी की जाती है। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अलावा जो है उस जिले के कलेक्टर को भी इसमें अधिकार क्षेत्र प्राप्त है कि वो एक अभयारण्य की देखभाल करे, उसके जानवरों की देखभाल करे, और शिकार किए हुए जंगली जानवरों और जानवरों की वस्तुएं या किसी जंगली जानवर का मांस भारत में आयात किए गए कोई भी हाथी दांत, ऐसे दांतों से बनी वस्तुओं सरकार की संपत्ति मानी जाती हैं। अगर कोई भी बाहर से खरीद के इन्हें लाता है और या देश में ही इन्हें खरीदा या बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो संरक्षण प्रदान किया जाएगा और भारत सरकार की संपत्ति उन्हें माना जाएगा। तो दोस्तों, इस अधिनियम के तहत कई निकायों का भी गठन किया गया है, जो निकाय अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार ही वन्यजीव और पशुओं का, जानवरों का संरक्षण करते हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है, जिसे NBWL कहा था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ
इसमें अधिनियम के तहत जो है भारतीय केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कर सकती है। इस गठन के लिए उसे जो है अधिकार दिया गया है कि भारतीय की केंद्र सरकार इस बोर्ड का गठन करे और वन्यजीव से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए और अभयारण्यों के लिए जो आसपास की परियोजना होती है उसको अनुमोदन के लिए ये शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, अभयारण्य हैं, सेंचुरीज हैं और उसके आसपास का जो एरिया है उसे किस संरक्षण क्षेत्र में रखना है, उसके लिए जो अनुमोदन किया जाता है उसके लिए यह शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। साथ ही इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य वन जीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं और एनवायरनमेंट और जलवायु से जो संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित जो मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की प्रगति सलाहकार लेवल की होती है और इसका मतलब यह है कि यह सरकार को केवल अपनी सलाह दे सकते हैं और किसी भी सलाह को नियम में तब्दील नहीं कर सकते हैं। यह कार्य केवल सरकार ही कर सकती है। इसके अलावा जो वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है वो वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर या उस 10 किलोमीटर के आसपास की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करती है और इस स्थायी समिति में अध्यक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड में जो अध्यक्षता है, बोर्ड की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और मंत्री जो हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं वो इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड के द्वारा एक स्थायी समिति का गठन भी किया जाता है। वह स्थायी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, वन मंत्री होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें राज्य वन्यजीव बोर्ड है। दोस्तों, राज्य वन्यजीव बोर्ड जो है वो राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। देखते हैं किस प्रकार इसका गठन किया जाता है। राज्य की जो केंद्र शासित और राज्य सरकारें हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित राज्यों में जो स्टेट के हेड होते हैं उनके द्वारा इस बोर्ड की अध्यक्षता की जाती है और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन करना इस बोर्ड का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए नीति भी इस बोर्ड के द्वारा तैयार की जाती है तथा स्टेट को इसमें मदद की जाती है। इसके अलावा किसी अनुसूची में संशोधन के लिए अगर कोई मामला आता है, किसी भी शेड्यूल में अगर कोई जानवर को ऐड करना है या उस सूची से उस जानवर को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो सुझाव दिया जाता है वो भी इस बोर्ड के द्वारा ही दिया जाता है और स्टेट लेवल पे यह बोर्ड कार्य करता है, राज्य लेवल पे यह बोर्ड कार्य करता है। इसके अलावा केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण का भी गठन इस अधिनियम के तहत किया जाता है। इस प्राधिकरण में जो है वह केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव होते हैं और इन दोनों को मिला के जो कुल 10 सदस्य इस प्राधिकरण में होते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होते हैं वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं और ये प्राधिकरण जो है वो चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है। जो देश में अन्य स्थलों पर, अन्य जगहों पर जो चिड़ियाघर खोले जाते हैं उनमें कौन से जानवर रखे जा सकते हैं, किस लेवल पे जानवर रखे जा सकते हैं और उनके क्या दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों को यह बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा जो दिशा निर्देश नियम बनाए जाते हैं उन जानवरों को लेकर के किस स्तर पर ये जानवर रखे जाएंगे और किस स्तर पर यह जानवर नहीं रखे जाएंगे और कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें इन चिड़ियाघरों में रखा जा सकता है, इसका जो डिसीजन है वो भी इस प्राधिकरण के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्राधिकरण है वो पूरे देश में जो जितने भी चिड़ियाघर हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसकी स्थापना भी इस अधिनियम के तहत की गई है। दोस्तों, यह भारत का जो बहुप्रतिष्ठित प्राधिकरण है, इसमें काफ़ी काम किया गया है और जो बाघों के संरक्षण में भी हमें जो बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त हुई है। तो
हाल ही में 2019 में जो बाघों की संख्या प्रदर्शित की गई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी हाल में भारत में बाघों की संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर जो टास्क फोर्स है उसकी सिफारिशों के बाद में बाघों की मजबूती के लिए 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और राज्यों के पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो सिफारिश की जाती है उसे उसके द्वारा इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, और भारत में लगभग 50 से अधिक जो हैं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनको टाइगर रिजर्व पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन भी इस अधिनियम के तहत किया जाता है। इसमें देश में संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए वन्य जीव अपराध ब्यूरो का गठन किया गया है। बेसिकली यह एक तरीके की फोर्स है जो इन जानवरों पे होने वाले अत्याचारों और उनके शिकारों को रोकती है, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इस ब्यूरो का मुख्य कार्य संगठित जो वन्यजीव अपराध हैं उन पर लगाम लगाना है, और अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्यों की मदद करना है। अपराधियों को पकड़कर ये राज्य सरकारों को सौंपती भी है, जिससे कि उन्हें आगे सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डाटा बैंक भी इसके द्वारा एक स्थापित किया जाता है कि किस जानवर की स्थिति कहाँ पर कैसी है और कितना उनका शिकार हो रहा है, किसे संभालने की ज़रूरत है। इस प्रकार का डाटा भी यह मेंटेन करते हैं। इसके अलावा वन्यजीव अपराधों से जो संबंधित मुकदमे हैं उनकी सफलता के लिए भी यह राज्य सरकार की मदद करती हैं, जैसे किसी प्रकार का कोई सुराग उपलब्ध करना हो या इनको जानकारी राज्य सरकार को देनी हो, जिसके तहत इन संबंधित मुकदमों में जो अपराधी हैं उन्हें सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले जो वन्यजीव हैं उनके अपराधों और प्रासंगिक नीति और कानून से संबंधित मुद्दों पर भी ये भारत सरकार को सलाह देते हैं। ये भी इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इस बोर्ड के द्वारा जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो अपराध हैं उन अपराधों से निपटने के लिए तथा स्वयं भी ये कार्य करता है, तथा राज्य सरकार को उन अपराधियों को सौंपने के बाद उन्हें सजा दिलाने तक राज्य सरकारों की मदद भी इस बोर्ड के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिनियम जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उस अधिनियम के तहत कई जानवरों को विभिन्न अनुसूचियों में रखकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि अनुसूची 1, 2, 3, 4 में जो भी जानवर शामिल हैं उनका शिकार करना पूर्णतः मना है, उनका शिकार नहीं किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उनका शिकार किया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं ये भी हमने आपको बताई है। पहली परिस्थिति उसमें से यह है कि अगर किसी भी मानव को उन जानवरों के द्वारा अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में उनका शिकार किया जा सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि वो जानवर या तो विकलांग हो गए हों या उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें मारा जा सकता है। इन दो स्थिति के अलावा पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में जो भी जानवर हैं उन्हें ना तो शिकार किया जा सकता है और ना ही उन्हें किसी तरीके से मारा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इन अधिनियम में जो अनुसूची हैं उनमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं। इन जानवरों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। इन जानवरों के नाम के ऊपर भी सीधे क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं कि यह कौन सी अनुसूची का जानवर है और इस जानवर के साथ में कैसा व्यवहार किया जा सकता है, शिकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, मारा जा सकता है, किस परिस्थिति में मारा जा सकता है। ऐसे सवाल कई बार यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार यह अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये देखते हैं इन अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है उसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है। जो हाईली डेंजर्ड एंडेंजर्ड है उन स्थितियों में जो जानवर हैं उनको शामिल किया गया है और इन्हें कठोर सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन प्रजातियों का अवैध शिकार, हत्या और व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत जो कानून के उल्लंघन होते हैं, इन अनुसूची में पहली अनुसूची में जो भी जानवर हैं उनका अगर फिर भी शिकार किया जाता है तो उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस अनुसूची के तहत जो प्रजातियों को पूरे भारत में शिकार करने की मनाही है, सिवाय जो 2 परिस्थितियां हमने बताई हैं, एक मानव जीवन को खतरा और ऐसी बीमारी जो ठीक ना हो सके, ऐसी स्थिति में ही इनका शिकार किया जा सकता है, अन्यथा इनका शिकार नहीं किया जा सकता।
अनुसूची 1 के तहत जो जानवर हैं वो उनको ये सुरक्षा प्रदान की गई है। उसमें द ब्लैक बक है, बंगाल टाइगर है, धूमिल है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, दलदल हिरण है, हिमालयी भालू है, एशियाई चीता, कश्मीरी हिरण और लायन टेल जो मसक होता है वो है, कस्तूरी हिरण है, गेंडा है, भो सिंग वाले हिरण है, चिंकारा है जिसे इंडियन गैज़ल कहा जा सकता है, गोल्डन लैंगूर है और हुकॉक गिब्बन है। इसे पहली अनुसूची में शामिल किया गया है, अर्थात इनका शिकार नहीं किया जा सकता और शिकार होने पर कानून का उल्लंघन होने पर कठोर दंड की व्यवस्था पहली अनुसूची के जानवरों के लिए की गई है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जो जानवर हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध के साथ उच्च सुरक्षा प्रदान की गई है और इनमें भी मानव जीवन के खतरे के अलावा जो जानवर हैं और बीमारी के अलावा किसी भी परिस्थिति में शिकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी अनुसूची में जो जानवर हैं वो असमिया मैकॉक है, पिंक टेल मैकॉक है, स्टम्प टैग मैकॉक है, बंगाल हैंडमार लैंगूर है, हिमालयन बैक बियर है, हिमालयन न्यूट और समंदर सियार है, विशाल गिलहरी है, स्पम वेल है और इंडियन कोबरा है और किंग कोबरा है। इसे भारतीय अनुसूची जो ये अधिनियम है उसमें दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। देखते हैं तीसरी और चौथी अनुसूची हैं जो इसमें प्रजातियां शामिल की गई हैं वो संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन इन्हें फिर भी शिकार से दूर ही रखा गया है। इनकी शिकार करने की अनुमति नहीं है। इनके शिकार में वो प्रजातियां शामिल हैं जो शिकार करने पर रोक तो है, लेकिन जो दंड की व्यवस्था है वो पहली और दूसरी अनुसूचियों की तुलना में कम है। इसका मतलब ये है कि ये संकटग्रस्त नहीं है। इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो अभी इस लेवल पे है कि उन्हें संकटग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इनका शिकार तो अब अभी पाबंदी है, लेकिन सजा का जो प्रावधान है वो थोड़ा कम है। आइए देखते हैं इस सूची में कौन कौन से जानवर हैं। तीसरी अनुसूची में जो जानवर है वो चीतल है, भारल है, लकड़बग्गा है, नीलगाय है और स्पंजेस जो हैं वो इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। अनुसूची जो 4 हैं उसमें खरगोश हैं, फॉल्कन है, किंगफिशर है, घोड़े की नांग वाले केकड़े हैं, फ्लेमिंगो भी चौथी अनुसूची में आते हैं। इसके अलावा अनुसूची 5वीं है। इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल किए गए हैं जिन्हें कृमि कहा जाता है। वर्मिन जो जानवर होते हैं, जो ऐसे छोटे जानवर हैं जो उड़ान कर चलते हैं और टूटे और पुराने जो पौधे और भोजन के पदार्थ होते हैं उन पर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जानवरों का शिकार किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में जो भी जानवर हैं उनका शिकार किया जा सकता है, जिसमें आम कौवे हैं, चमगादड़ हैं, चूहे हैं आदि इनका शिकार है वो किया जा सकता है। इन पे पाबंदी नहीं है। और इसके अलावा जो आखिरी अनुसूची है वो अनुसूची 6 है। इस अनुसूची में ऐसे पौधों को निर्दिष्ट किया गया है जिनकी खेती करना मना है। ये या तो जहरीले हैं या संरक्षित पौधे हैं जिनकी खेती करने के लिए पाबंदी लगाई गई है। और अगर इनकी खेती अगर किसी भी वजह से अनुसंधान के क्षेत्र में या कोई जड़ी बूटी की प्राप्ति के लिए अगर इन पौधों को खेती और व्यापार दोनों करना हो तो सक्षम अधिकारी से अनुमति पहले लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इनकी खेती की जाती है। इसके अलावा अनुसूची 6 में जो पौधे आते हैं उन पौधों में बेडडॉम्स, साइकेड, ब्लू वांडा, नीला ऑर्किड जिसे कहते हैं, लाल वांडा, लाल ऑर्किड जिसे कहते हैं, कुथा, सोसूरिया लप्पा, स्लीपर ऑर्किड और पिचर प्लांट जो हैं वो इस सूची के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा 1 से 5 जो सूची हैं वो सूची जानवरों से संबंधित है और छठी जो सूची है उसमें सिर्फ पौधों को सम्मिलित किया गया है। छठी सूची पौधों से संबंधित है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसका डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टू द पॉइंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।